हेलो दोस्तों, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इतनी ठंड में मालदीव को अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हुए देखना, या फिर आ बेल मुझे मार वाली कहावत को कैसे मालदीव सच कर रहा है वो देखना देख रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं। आप भी गर्मा गर्म पॉपकॉर्न और चाय लेके बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि आगे मैं कैसे मालदीव की बैंड बजाने में हेल्प कर सकता हूं, तो आप आए हैं एकदम सही वीडियो पे। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी लक्षद्वीप जाएं और मालदीव को ठेंगा दिखा दें कि भाई हम भी किसी से कम नहीं हैं, अगर हमारे उंगली करोगे तो तुम्हें भी भुगतना तो पड़ेगा, तो आप आए हैं एकदम सही जगह। आप जाना चाहते हैं लक्षद्वीप, बट आपको पता नहीं कि लक्षद्वीप है क्या, भारत में किस जगह पे स्थित है, वहाँ पे कैसे जाया जाए, वहाँ जाने के लिए कोई परमिट तो नहीं चाहिए, वहाँ पे जाने के लिए रूट्स क्या क्या रहेंगे, कितने दिन का प्लान रहेगा, क्या कितना बजट लगेगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप आए हैं एकदम सही जगह। मैं आपकी हेल्प करूंगा मालदीव को उसकी औकात दिखाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पवन वैष्णव, आप देख रहे हैं बीएड बाबा व्लॉग्स। मैं इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि आप मालदीव कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या करना है वहाँ पे, कैसे घूमना है, कैसे रहना है, कितना खर्चा होगा, कहाँ का परमिट लगेगा नहीं लगेगा, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की कि लक्षद्वीप है क्या। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसमें 32 द्वीप है, 32 आइलैंड है। वो सारा ग्रुप मिलके कहलाता है लक्षद्वीप, जिसका कुल क्षेत्रफल अराउंड 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये इंडिया के केरल के कोची डिस्ट्रिक्ट से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है, पश्चिमी तट पर अरेबियन सी में। एक यूनियन टेरिटरी है और ये इतना खूबसूरत है ना कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए, किसी अलग ही युग में आ गए हैं। इतना शानदार और इतना खूबसूरत है। और जो लोग भी मालदीव का प्लान कर रहे हैं ना, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक बार आप इंडिया घूम के देखिए, आप दुनिया भूल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रूट की कि लक्षद्वीप अब है तो पानी के अंदर, वहाँ पहुँचना कैसे है, आप कैसे वहाँ तक जा सकते हैं, कि कहाँ से आपको फ्लाइट मिलेगी या शिप मिलेगी या बस से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो ये एक द्वीप है, द्वीप मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि बाय रोड तो आप वहाँ तक नहीं जा सकते, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है बाय रोड जाने का। तो अब दो ही चीज़ें बचती, या तो आप बाय एयर चले जाओ या बाय वाटर चले जाओ। फर्स्ट बात कर लेते हैं बाय एयर की। बाय एयर आपको कोच्चि से लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड के लिए डेली बेसिस पे फ्लाइट मिल जाएगी, जो अराउंड 1 से 1.5 घंटा लेती है और आपको लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पे छोड़ देगी। इसका फेयर अराउंड 5,000 से 6,000 मोस्टली कांस्टेंट रहता है, इतना ही रहता है। किसी भी टाइम चले जाओ, किसी भी सीजन में चले जाओ, कभी भी चले जाओ, लगभग 5,000 से 6,000 के बीच ये रेंज करता है, वेरी करता है बस। अब दूसरी बात करें बाय वाटर की, बाय शिप आप कैसे जा सकते हैं। बाय शिप भी आपको कोच्चि से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेनलैंड और लक्षद्वीप के बीच में जो सबसे पास की जो जगह है वो कोच्चि पड़ती है, जहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है लक्षद्वीप के लिए। तो आपको कोच्चि से दिल्ली की 3 या 4 ऐसे कुछ शिप्स चलती है, वो मिल जाएंगी, आप वहाँ तक जा सकते हैं। उसमें बट टाइम ज़्यादा लगेगा, लगभग 14 से 18 घंटे का उसमें टाइम लग जाता है। और उसका फेयर अराउंड 1,000 से लगा के 7 से 8,000 तक जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीट ले रहे हैं, कौन सा सीट बुक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप शिप से जाइए और अगाती आइलैंड से वापस बाय एयर आ जाइए, तो आपको दोनों एक्सपीरियंस हो जाएगा, शिप का भी हो जाएगा और बाय एयर का भी एक्सपीरियंस आप कर लेंगे। अब मैं लग्जरी क्रूज शिप्स की बात करूँ तो एक कॉर्डिलिया जो चलता है, कॉर्डिलिया एक शिप कंपनी है जो एक लग्जरी शिप चलाता है, वो भी लक्षद्वीप तक आपको लेके चला जाएगा, पर उसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगे। तो मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आप बाय वाटर तो जाएंगे और बाय एयर वापस आएंगे। इसी तरह से मैं आपको आपकी आइटिनरी बताऊंगा। अब ये तो हो गई थी रूट की बात। अब बात कर लेते हैं परमिट की बात। अब वहाँ जा रहे हैं तो आपको क्या क्या परमिट लगेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो बात करते ये है यूनियन टेरिटरी है और इसका सामरिक और रणनीतिक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो वहाँ पर आप ऐसे ही घूमने नहीं जा सकते। वहाँ के लिए आपको एक परमिट लगता है जो आपको कोच्चि से ही मिल जाएगा। कोच्चि में जो लक्षद्वीप के लिए जो परमिट अवेलेबल कराते हैं उस ऑफिस का नाम है स्पोर्ट्स ऑफिस कहते हैं जिसको, वहाँ से आपको इसका परमिट मिल जाएगा। आपको जहाँ भी घूमना है, जितने दिन भी घूमना है उतने दिन का आप परमिट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परमिट बनवाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक करके या इस वेबसाइट का लिंक डाल के आप ऑनलाइन भी अपना परमिट निकाल सकते हैं।
आपको जितने दिन भी चाहिए वो परमिट आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप जाएंगे तो आपका पहले कोची में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगाती आइलैंड पे आप उतरते हैं तो वहाँ उतरते ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और आप जैसे बाय वाटर जाएंगे तो आपको मिनिकोय जाना पड़ेगा। चाहे मिनिकोय जाए चाहे अगाती जाए, आपको उतरते ही वहाँ पे आपको जो पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस थाना जो होगा, वहाँ पे आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम आ गए हैं और इतने दिन हम रुकेंगे, ये आपको एंट्री करवानी पड़ती है। ये हो गई परमिट की बात। अब बात कर लेते हैं फूड एंड अकोमोडेशन की, कि आपको वहाँ रहने के क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको खाने पीने के क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर मैं मेन लैंड से बात करूँ तो ऑब्वियसली ये मेन लैंड से 300 किलोमीटर दूर है, तो आपको एक्सपेंसिव तो पड़ेगा। वहाँ पे आपको रिजॉर्ट मिलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मालदीव से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मालदीव तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता अपने लिए, मालदीव से ज़्यादा नहीं है। आप लक्षद्वीप में आराम मालदीव की आधी रेट में घूम के आ सकते हो। अराउंड 8,000 से 10,000 का आपको रूम मिल जाएगा वहाँ पर रहने के लिए पर डे के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे सारे लग्जरीज रिसोर्ट ही हैं। और दूसरी मैं बात करूँ खाने पीने की, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप सी फूड के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है ना, तो आपकी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि लक्षद्वीप सी फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको हर तरह का सी फूड मिल जाएगा, आपको नॉन वेज वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। ऐसा नहीं कहना कि बिल्कुल आपको वेज खाना मिलेगा नहीं, बट थोड़े लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे आपको वेज खाने के। वेज खाना भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आप जहाँ जिस रिसोर्ट में स्टे करेंगे वहाँ मिल जाएगा आपको, और कुछ रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे जो आपको वेज खाना प्रोवाइड करा सकते हैं। खाने की अगर मैं बात करूँ तो पर डे का आप 1,000 रुपये का मान लो, सारा इंक्लूड करके आपका खाना खाना उसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं आइटिनरी, कि आपको कितने दिन लगेंगे और आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए अगर आप लक्षद्वीप का प्लान कर रहे हैं। तो मैं यही सोच के बता रहा हूँ आपको कि आप शिप से आएंगे और शिप से आप मिनिकोय में लैंड करेंगे। अगर मैं आइटिनरी की बात करूँ तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि लक्षद्वीप में कुछ द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए, वो अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, तो आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि आपको कम से कम 5 से 6 दिन का प्लान बनाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 द्वीप पे घूम के भी जा सकते हैं, बट आपको जितना भी टाइम आप लक्षद्वीप में रुकेंगे ना, आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम होगा वो। तो अब बात कर लेते हैं डे 1 की। डे 1 पे आप मिनिकोय में आएंगे शिप से। मिनिकोय में आते ही आपको फर्स्ट पुलिस थाने में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप बीचेस पे जा सकते हैं। आप लक्षद्वीप में किसी भी बीच में चले जाओ, किसी भी द्वीप पे चले जाओ, हर जगह आपको एक तो साफ सुथरे बीच मिलेंगे, दूसरा आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगा, तीसरा आपको एकदम टर्कोइज ब्लू कलर का पानी देखने को मिलेगा। तो आपको मजा आ जाएगा देख के, अरेबियन सी का जो भव्य स्वरूप हो वो देखने को मिलेगा आपको। तो आप मिनिकोय में बीच में चले जाइए, वहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, स्नॉर्कलिंग हो गई, या फिर कायाकिंग हो गई, ये सारा आप कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग मैं कहूँगा मिनिकोय में मत कीजिए, आपको मैं आगे बताऊंगा किस द्वीप पे आपको स्कूबा डाइविंग करनी है। तो ये वीडियो पूरा भी देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अब ऐसे करके आपका शाम हो जाएगी, शाम को आप लाइट हाउस बना हुआ वहाँ पे आ जाइए। वहाँ पे आपको मिनिकोय का बहुत ही शानदार व्यू मिलेगा। वहाँ से आपको अरेबियन सी दिखेगा एकदम शानदार वाला, आपको डबल कलर का पानी दिखेगा, एक तरफ टर्कोइज ब्लू मिलेगा, एक तरफ आपको ये स्काई ब्लू कलर का पानी देखने को मिलेगा। पूरा मिनिकोय द्वीप आपको आपकी आंखों के सामने दिख जाएगा, इतना शानदार व्यू मिलेगा। इस तरह से आपको व्यू का एंजॉय करते हुए आपका डे 1 वहीं एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में आपको जाना है कल्पेनी आइलैंड। वो अब वहां पे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए आपको कोई बस या ऐसा नहीं मिलेगा, आपको वही शिप से जाना पड़ेगा। और शिप में अराउंड ये देख लो 2500 से 3000 आपका पर पर्सन का किराया रहता है, इतना आप मान के चलिए। ये किसी भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच में जाने की मिनिमम प्राइस है, और आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो आप कल्पेनी आइलैंड चले जाइए। कल्पेनी आइलैंड अपने आप में इतना खूबसूरत बीच है कि आप दंग रह जाएंगे देख के। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप इंडिया में घूम रहे हैं। यहाँ पे अगेन आपको वही ब्लू कलर का पानी मिलेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज ब्लू पानी। उसके बाद वाइट सैंड के बीच मिलेंगे आपको। आराम से वाइट सैंड के बीच पे बैठ के आप नारियल पानी पीते हुए अपना टाइम निकाल सकते हैं। अब इस तरह से आपका डे 2 कल्पेनी आइलैंड में खत्म हो जाएगा।
अब बात करते हैं डे 3। डे 3 में आपको जाना है कल्पेनी से कदमत आइलैंड। वही सेम आपको शिप से जाना है, 2500 से 3000 का आपका रेंट रहेगा। 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए। अब कदमत आइलैंड किसके लिए फेमस है? कदमत आइलैंड फेमस है स्कूबा डाइविंग के लिए, क्योंकि वहां का पानी लक्षद्वीप के सारे द्वीपों से सबसे ज्यादा क्लियर पानी आपको कदमत आइलैंड पे ही मिलता है। तो इसीलिए कदमत आइलैंड स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और डीप सी डाइविंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इतना क्लियर पानी है तो आपको सारे जीव जंतु अच्छे से क्लियर नजर आएंगे। तो आप कदमत आइलैंड में स्कूबा डाइविंग कीजिए और वहाँ पे रेस्ट करते हुए अपना डे 3 एंड कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं डे 4 की। डे 4 में आपको जाना है कदमत आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड पे। अब कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी भी है, ऑब्वियसली वो सबसे खूबसूरत होगा और सबसे रोमांटिक जो आइलैंड जो है वो कवरत्ती आइलैंड है। अगर आप कपल हैं तो आपको कवरत्ती आइलैंड तो जाना ही चाहिए। इतना खूबसूरत है, इतना रोमांटिक है ना, आपको अंदर तक मोह लेगा वो। आपका वहां से बिल्कुल भी आने का मन नहीं करेगा, इतना खूबसूरत है वो। इस तरह से आप रोमांस में अपना डे 4 एंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 5 की। डे 5 पे आपको जाना है कवरत्ती से बांगरम आइलैंड। अब बांगरम आइलैंड क्यों फेमस है? अब पहले बात कर लेते हैं वहां जाना कैसे। वही आपको शिप से जाना है, 2500 से 3000 लगेगा। 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे उस आइलैंड तक जाने के लिए। अब जो बांगरम जो आइलैंड है वो सनराइज व्यू और सनसेट व्यू के लिए फेमस है। अगर आप वहां गए और अगर आपने ओशन का सनसेट और सनराइज नहीं देखा ना, तो आपको कोई मतलब नहीं है। इतना प्यारा, इतना रोमांटिक जो सनसेट और सनराइज होता है ना, आपको मजा सा आ जाएगा देखने में। तो मैं ये कहूँगा आपको बांगरम आइलैंड भी जाना ही चाहिए। वहाँ आप सनराइज और सनसेट देखिए। इस तरह से आपका डे 5 वहाँ पे एंड कर लीजिए। अब बात करते हैं डे 6 की। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डे 6 में अगाती आइलैंड आइए और फ्लाइट लेके निकल जाइए। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप फिर से अगाती आइलैंड में रुकिए, वहाँ अगाती आइलैंड को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ के खूबसूरत बीचेस, रेस्टोरेंट्स, जो जेटी बनी हुई है वो सब कुछ शानदार है वहाँ पे। आप बीच में रिलैक्स करते हुए एक्सप्लोर कीजिए, अपने ट्रिप एंड होने की खुशियाँ मनाइए और नेक्स्ट डे वापस अगाती से कोच्चि के लिए फ्लाइट ले लीजिए। इस तरह से थी आपका ट्रिप प्लान कि आपको कितने दिन रुकना है, कहाँ कहाँ आपको रुकना है, कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेगी लक्षद्वीप में। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस टाइम पे लक्षद्वीप जाना चाहिए, कि भाई कौन सा सीज़न बेस्ट रहता है। ऐसे तो आप किसी भी सीज़न में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत ये आपको प्रिफर करना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर से अप्रैल के बीच का टाइम, क्योंकि इस टाइम में जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। जिस टाइम अपने ठंड चल रही थी वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको टेम्परेचर थोड़ा हाई मिलेगा, तो आप धूप से हो सकता है परेशान हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच का टाइम चूज़ कीजिए। उस टाइम पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलेगा और मौसम बहुत ही सुहाना देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बजट की। इतना घूम रहे हैं, शिप्स में घूम रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, ये सब वो फलाना, अब कितना बजट आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी ट्रिप खुद प्लान करते हैं, अपना पैकेज किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट से बुक नहीं करवाते हैं और आप खुद से प्लान कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 40 से 45 हज़ार का आपका खर्चा आ जाएगा। इसमें किसी तरह की वाटर एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं है, वो आपकी एक्स्ट्रा में है। वो जितना आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। नॉर्मल में बता रहा हूँ कि आपको 40 से 45 हज़ार का खर्चा आएगा। अगर आप किसी प्राइवेट एजेंट से बुक करवाते हैं तो वही 40 हज़ार के आसपास आपका हो जाएगा बुक। और एक गवर्नमेंट का भी पैकेज चलता है जिसको समुद्रम पैकेज बोलते हैं। उसमें 2 अलग अलग तरह की क्लास रहती है, कि एक सिल्वर क्लास है, एक डायमंड क्लास है, ऐसे करके कुछ क्लास है, 2 क्लास रहती है उसमें। उस हिसाब से आप बुक करवा सकते। उस हिसाब से इसका जो रेट देखा जाए तो वो 30 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में वेरी करता है। प्लस जीएसटी इसमें अलग है, प्लस जीएसटी है 5% के अराउंड जीएसटी लगता है। इसमें भी किसी तरह की कोई वाटर एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ये था लक्षद्वीप के लिए पूरा टूर गाइड का प्लान कि आप किस तरह से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ घूमना है, कितना पैसा लगेगा, ये सब आपका प्लान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा हो कि आपकी हेल्प कर सकता है कि मालदीव जो भी कर रहा है तो उसमें उसको ठेंगा दिखा सकें और लक्षद्वीप घूम सकें, तो आप इसको लाइक कर लीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आप नहीं जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड प्लान कर रहा है कि भाई मैं लक्षद्वीप जाके आऊँ, मालदीव को इस बार स्किप करते हैं, नहीं जाएंगे,
मालदीव को बॉयकॉट करते हैं, उसको ये शेयर कर दीजिए क्योंकि उसके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आप इसी तरह के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक बार सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो फ्रेंड, बनाइए इस सर्दी में अपना प्लान और दिखा दीजिए मालदीव को कि हम किसी से कम नहीं, कि हमें उंगली करना कितना भारी पड़ सकता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले ट्रैवल ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।